आज हम लोग क्लास 12th का जो महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी में आने वाले हैं मीडिया और जनसंचार को लेकर के, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बस उसकी ही चर्चा की जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है। तो अगर इंटरनेट पत्रकारिता की बात करें तो इंटरनेट पत्रकारिता के कारण अब दुनिया जो है सिमट कर रह गई। इंटरनेट की पहुंच ने दुनिया के कोने-कोने तक हो गई है और इसकी रफ्तार क्या है, बहुत तेज है। इसका असर पत्रकारिता पर भी हुआ है। इसकी मदद से स्टूडियो में बैठा संचालक किसी भी मुद्दे पर देश-विदेश में बैठे व्यक्ति से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और करा सकता है। आप लोग अभी गूगल मीट के ज़रिए चाहे कोई अभी अमेरिका में भी बैठा व्यक्ति है, वह भी मेरी क्लास को जॉइन कर सकता है, बात कर सकता है। और इसकी मदद से गोष्ठियां और वार्तालाप दोनों आयोजित किया जाता है और विश्व के किसी भी घटना की जानकारी देना या लेना अब बहुत आसान हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, टेलीविजन सबसे प्रभावशाली और सशक्त संचार माध्यम है। तो बिल्कुल सही है भाई, टेलीविजन अब क्या हो गया है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसको लगभग लगभग अब सभी के घरों में टेलीविजन पाया जाता है और इसकी मदद से हम लोग विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट को भी सभी संचार साधनों का मिला जुला रूप मानते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे हम हर चीज देख पाते हैं, चाहे वो समाचार हो, संगीत हो, फिल्म हो, बैठक हो, गोष्ठी हो, कुछ भी हो। अगला प्रश्न है आपका, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है उसको सबसे ऊपर में रखा जाता है। जैसे कि आप लोग जब पेपर पढ़ते हैं तो उसका पहला लाइन है, ईडी का पी चिदम्बरम के आवास पर छापा। पूरा लाइन समझ में आ गया ना, कि ईडी ने क्या किया, पी चिदम्बरम के आवास पर छापा मारा है, वहां पर बहुत ज्यादा पैसा मिला है, यही बारे में दिया होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना को ऊपर, उसके बाद घटते हुए महत्वपूर्ण महत्व क्रम में और दूसरे तथ्य या सूचनाओं को बताया जाता है। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं वरन खबर के प्रारंभ में आ जाता है। फिल्म में क्या होता है, सबसे लास्ट में मेन सीन आता है ना, और जबकि पेपर में क्या होता है, पहले, ताकि लोग उसका मेन चीज को पढ़ लें। यही मुख्य मकसद होता है। तो इस शैली के अंतर्गत समाचार को 3 भागों में बांटा गया है। समाचार को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला आता है इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो समाचार का मुख्य भाग होता है। बॉडी घटते हुए क्रम में खबर को विस्तार करते हुए लिखा जाता है। समापन अधिक महत्वपूर्ण न होने पर अथवा स्पेस न होने पर इसे काटकर छोटा भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी लिखा जाता है, अब पेपर में बहुत सारी घटनाओं को लिखा जाना है, अब क्या हो रहा है, स्पेस नहीं बच रहा है लिखने के लिए, तो उसको क्या करते हैं, काट करके छोटा कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आता है आपका, पत्रकार कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो पत्रकार 3 तरह के होते हैं। पत्रकार कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। पहला आता है आपका पूर्णकालिक पत्रकार। इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। अंशकालिक पत्रकार, इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन में एक निश्चित मानदेय पर निश्चित समय अवधि के लिए काम करते हैं। देखो, पत्रकार बोले 3 टाइप का, एक हो गया पूर्णकालिक। पूर्णकालिक मतलब हो गया हमेशा के लिए वो समाचार में जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, उसका वेतन निश्चित है, इतना रुपया उसको पर महीना मिल जाएगा। दूसरा बोले अंशकालिक, अब 1 साल के लिए हम ज्वाइन कर लिए, उसके बाद हम निकल जाएंगे, तो हम हो गए अंशकालिक। और दूसरा होता है फ्रीलांसर पत्रकार, हम किसी के अंदर आबद्ध नहीं है, मन करेगा तो हम लिख करके भेज देंगे न्यूज, बदले में हमको कुछ पैसा मिल जाएगा। तो इस श्रेणी के पत्रकारों का संबंध किसी विशेष समाचार पत्र से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखने का काम करते हैं। अगला है आपका, जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है, पहला सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए क्या करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं या सूचना लेते हैं। शिक्षित किया जाता है जनसंचार के माध्यम से, जागरूक किया जाता है। शिक्षित करने का अर्थ क्या है, दुनिया के हर चीज से हमें परिचित करा देना। मनोरंजन करना, तो बहुत सारा चीज आ जाता है। जनसंचार के माध्यम से मनोरंजन भी किया जाता है, एजेंडा तैयार किया जाता है। जैसे अभी मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, 12th के बारे में बता रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है, निगरानी भी किया जा सकता है। अब मान लेते हैं मेरा दुकान अभी स्टैंड में, हमको निगरानी करने का मन हो कि मेरा दुकान में सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वहां पर हम क्या किए, कैमरा लगा दिए, तो आराम से हमको सारा चीज यहीं पर बैठ के देख सकते हैं। तो ये सब जनसंचार के माध्यम से होता है। पहला प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर से हुई है। चर का मतलब क्या होता है, चर मतलब क्या होता है, जो चरते रहता है, चरते रहता है मतलब
चलते ही रहता है, तो चलना का मतलब क्या हो गया? चलना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? दिग्दर्शन, उदंत मार्तंड, बनारस अखबार या मालवा समाचार? नहीं, उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, उदंत मार्तंड, ध्यान रखिएगा। बनारस आपकी एक कहानी थी, ठीक है, एक कविता थी, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे चलती है हवा, वो था आपका बनारस। पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी, उपचार विभाग, पुलिस या साहित्यिक मंच? बिल्कुल, पीटीआई जो है आपका समाचार एजेंसी है। अगला है श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? श्रव्य मतलब सुनने वाला, किससे सुनते हैं? समाचार पत्र, इंटरनेट, रेडियो या टेलीविजन? रेडियो से सुनते हैं। अब कोई बोलेगा सर टेलीविजन से भी तो सुनते हैं, तो सुनते भी है देखते भी हैं, तो हो गया श्रव्य दृश्य। सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो तो क्या हो गया? श्रव्य दृश्य हो गया, ध्यान रखिएगा। और खाली सुन रहे हो तो क्या हो गया? रेडियो। रेडियो से खाली सुन सकते हैं, देख सकते हैं क्या रेडियो से? नहीं। अगला है आपका, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? भारत में, जापान में, चीन में या इंग्लैंड में? चीन में, ये बहुत बार बताया है। मुद्रण का आरंभ कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। भारत का पहला छापाखाना कब खुला था? 1556 में। भारत का पहला छापाखाना 1556 में खुला था। भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया था? दिल्ली में, कोलकाता में या गोवा में? तो एक चीज याद रखिएगा, ये कहाँ लगाया गया था? गोवा में लगाया गया था पहला छापाखाना। भारत में पहली मूक फिल्म का नाम भी पूछ सकता है, अगर नाम पूछ दीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र। कब बनाया गया था? तो 1913 में बनाया गया था। और इसको बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? दादा साहब फाल्के को। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत की पहली मूक फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। अब पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भारत पर अगर पूछा जाए पहली बोलती फिल्म कौन है, तो आलम आरा। और मूक फिल्म कौन है? राजा हरिश्चंद्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? अभी जस्ट बताया नाम, आलम आरा। बोलता फिल्म आलम आरा। मुख्य फिल्म मतलब क्या होता है? उसमें बोला नहीं था राजा हरिश्चंद्र में, बस नाटक पात्र करके दिखा रहा था, ठीक है। जैसे आप लोग देखे मिस्टर बीन, देखे हैं, वो सीरियल आता है, उसमें कुछ बोलता नहीं है। एक और था कुछ गुटुरगु, एक सीरियल था गुटुरगु में, बस क्या एक्शन करके दिखाता था, लोग को मन लगता है। अगला है, दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई थी? रजत जयंती, रजत मतलब कितना साल होता है? 25 साल। रजत मतलब हो गया 25, नहीं, रजत मतलब हो गया 25 साल, ठीक है। और वही अगर सिल्वर अगर बोल देना तो हो गया आपका 50 साल। और गोल्डन जुबली होता है 75 साल, ठीक है। डायमंड जुबली खैर नहीं बनाता है कोई, डायमंड जुबली भी हालांकि बनाया जाता है तो 100 साल। इंसान लोग अपना शादी विवाह का पहले बनाता था, अभी बनाता है। 25 साल हो जाएगा तो रजत जयंती। 50 साल शादी का हो गया तो आपका हो गया सिल्वर। और 75 साल हो गया तो गोल्डन जुबली। और 100 साल मतलब 125 साल बचेगा तब ना बनाएगा डायमंड। यार कोई नहीं, आप लोग का क्लास में भी कुछ कुछ का बनेगा आगे चल के, कुछ कुछ का है, सबका बनेगा। चलो आगे देखते हैं। रेडियो कब अस्तित्व में आया था? 1975 में, 1982 में, 1960 में या 1895 में? रेडियो 1895 में आया था। रेडियो कब आया था? 1895 में। अगला है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का संपादन 1826 ईस्वी में किसने किया था? उदंत मार्तंड का संपादन 1826 में किसने किया था? तो जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। किसने किया था? जुगल किशोर शुक्ल ने। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पहला साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। इसका संपादन कब हुआ था? 1826 में। कौन किया था? जुगल किशोर शुक्ल किया था। 3 क्वेश्चन बन गया इसमें। आगे बढ़ते हैं। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? देखो, संचार प्रक्रिया में आई बाधा को क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले गेट पे आवाज हो रहा था ना, तो वो क्या है? आपको सुनने में परेशानी हो रही थी उसके कारण, तो उसको शोर बोलेंगे। अगला है आपका, संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? संदेश से, माध्यम से, प्राप्तकर्ता से या स्रोत या संचालक से? तो स्रोत या संचालक। अभी जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो मैं क्या हूँ? स्रोत हूँ। यही से संचार प्रक्रिया की शुरुआत हुई। आपने सीखा, आप क्लास में बैठिएगा एग्जाम हॉल में, बगल वाले दोस्त को बताते चलिएगा, तो स्रोत तो खैर हम ही थे। चलो आगे देखो। अगला है 15वां नंबर, रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है?
श्रव्य माध्यम है। रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? श्रव्य माध्यम। ये सुनने का काम करता है। और जैसे आपका अगर पूछ दे आलम आरा कौन सा हो गया? आलम आरा हो गया, तो ये श्रव्य माध्यम। देख रहे हैं फिल्म को अगर टीवी पे, कोई कोई फिल्म को पहले सुनता भी था रेडियो पे। ये भी आप लोग सुने होंगे कि रेडियो पे बुढ़ा लोग का नाम लगा लेगा और सुनने काम करेगा खाली। अगला है आपका पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। संचार के मुद्रण माध्यम में मतलब प्रिंट सिस्टम में किसको शामिल किया जाता है? समाचार पत्र, पंपलेट, पत्रिका या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है आपका इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था? 1982 से 1992। इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर क्या था? 1982 से 1992। अगला है एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री कौन है? विल्वर श्रैम। विल्वर श्रैम जो है आपका एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। अगला है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? अभी जस्ट बताए थे, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक अच्छे संपादकीय में क्या गुण होने चाहिए? देखो, एक अच्छे संपादकीय में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। संपादकीय लेख की शैली प्रभावशाली और सजीव होनी चाहिए। भाषा क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब देखो हम संपादकीय कर रहे हैं तो भाषा स्पष्ट होना चाहिए ना। अगर स्पष्ट नहीं होगा तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो भाषा बिल्कुल स्पष्ट, सशक्त और प्रखर होनी चाहिए। संपादकीय में समुचित विचार और विश्लेषण होना चाहिए। देखो सामान्य भाषा में बोलते हैं, आप लोग अगर कुछ भी बोलते हैं कि अरे एक काम करना ना, जैसे कोई लड़का अगर बोलता है, हम बोलते हैं भैया एक काम कीजिएगा, समोसा ले आइएगा। मम्मी बोलेगी नहीं, अरे छोटुआ कहाँ थी तो हम स्टैंड में छी थी। हमने नहीं मम्मी लाइब्रेरी में ने छोड़ दी। हमने कहा की कही रहे ने एक काम करी ना जाही स्टैंडवा ने छोड़ दिया था पैसा छो। हमने बोले की कही थे एक काम करी जब समोसा ले आने दूगो पैसा छो। हमने इतना अटक उठा नहीं बोल, सीधा बोल कि समोसा ले आना है। तो जो सीधा बोलना है वो अच्छा संपादकीय का गुण है। बाकी लड़की लोग का ही आदत होता है, मम्मी लोग भी तो शामिल होती है, बड़ा घुमा करके बोले। चलो अच्छा आगे देखते हैं। तो वही आपका संपादकीय क्या होना चाहिए? समुचित होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आपके पेपर को इतना घुमा के पढ़ेंगे। सही तरीका में होना चाहिए। अब है पहला क्वेश्चन, अखबार की आवाज किसे माना जाता है? आलेख को, फीचर को या संपादकीय को? तो संपादकीय को। अखबार की आवाज किसको माना जाता है? संपादकीय को माना जाता है। निम्न में से किसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है? संपादकीय पृष्ठ को, प्रथम पृष्ठ को, बीनस पृष्ठ को या स्थानीय पृष्ठ को? समाचार पत्र की आत्मा किसको बोलते हैं? संपादकीय पृष्ठ को। एकदम सही और सटीक वे में बोलेगा आपसे। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रकारिता की रीति नीति का दर्पण होता है। यह कथन जो है आपका किसका है? तो डॉक्टर हरिमोहन का है यह कथन कि समाचार पत्र क्या होता है? पत्रिका की रीति और नीति का दर्पण होता है। अगला है आपका संपादक को विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है? सहायक संपादक का, संयुक्त संपादक का, उप संपादक का? तो भैया संयुक्त संपादक का। उसके विविध कार्यों में वो सहायता प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन का दायित्व किसका होता है? सहायक संपादक का, संपादक का, दोनों का या इनमें से दोनों? संपादकीय लेखन का काम क्या होगा? दोनों हो जाएगा, सहायक संपादक का भी और संपादक का भी, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका समाचार पत्र में किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? आर्थिक पृष्ठ पर, खेल पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ पर या संपादकीय पृष्ठ पर? तो संपादकीय पृष्ठ पर ही क्या होगा? संपादक का नाम प्रकाशित किया जाएगा। देखिए प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अपने मोहल्ले में हुई चोरी की वारदात पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। मोहल्ला में आपका चोरी हो गया है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो भाई कैसे करेंगे तैयार? सबसे पहले भैया आपको डेट लिखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं आज का डेट कितना है आपका? 31 तारीख है, तो हम लिख सकते हैं गत 30 जनवरी। तो मैंने कहा गत 30 जनवरी 2024 को हमारे मोहल्ले में विकास कुमार के यहाँ पर चोरी हो गई। चोरी रात के लगभग 12 बजे हुई थी। घर के लगभग सभी सदस्य जो है
एक शादी समारोह में गए थे और हमारे मोहल्ले में क्या होता है, हर रोज रात 11 बजे से 2 बजे के बीच बिजली गुल हो जाती है। इसी का फायदा चोरों ने उठाया। वे पीछे के दरवाजे से कोठी में दाखिल हुए। उन्होंने घर के प्रत्येक चीज का मुआयना किया। अपने साथ 50,000 रुपया नगद, 21 तोला सोना और अन्य कीमती सामान ले गए। विकास जी को चोरी का पता तब सुबह 2:30 बजे चला जब वे लोग शादी से वापस लौटे। वे कुछ गणमान्य व्यक्तियों को साथ लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वह चोरों की तलाश में जुट गई है। इंस्पेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। तो आप लोग का क्वेश्चन जरूरी नहीं है यही हो, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कभी। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या था कि भाई आपको बताना है चोरी हुआ है उसके बारे में। हो सकता है कभी ऐसे हो जाए कि रोड एक्सीडेंट के बारे में लिखने बोल दे, तो फिर क्या लिखेंगे, पहले आपको डेट लिखना पड़ेगा। जैसे कि आज, या फिर जो भी होगा पेपर अगले दिन प्रकाशित होगा तो पिछला दिन का डालेंगे। गत 30 जनवरी 2024 को मैं जब सारवा से देवघर जा रहा था तो उसी क्रम में मैंने देखा कि बलिया चौकी के पास एक ट्रैक्टर पलटा हुआ था। पूछने पर पता चला कि बलिया चौकी के पास ट्रैक्टर बहुत तेज गति से आ रहा था। वह आकर के एक ट्रक वाले को मार दिया, जिसके कारण दोनों में भयंकर भिड़ंत हो गई। टकराव इतना जोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ट्रक का ड्राइवर तो बच गया और भाग निकला। वहीं ट्रैक्टर के ड्राइवर बहुत ज्यादा घायल है, उसे सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। ट्रक के ड्राइवर ट्रक का नंबर JH, जो भी आपका नंबर है कुछ भी डाल दीजिएगा। और ट्रैक्टर के मालिक का नाम, सॉरी, ट्रैक्टर के ड्राइवर का नाम मोहनलाल है, जो भुरकुंडा गांव का निवासी है। उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। हो गया यही। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोर्ट बोलते हैं। तो कुछ भी आपका दे सकता है, आप लोग रिपोर्ट अपने से कुछ भी बना सकते हैं, कर लीजिएगा। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रिपोर्ट को जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं वो प्रक्रिया रिपोर्टिंग कहलाती है। तो ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग कहलाती है। अगला क्या आपका रिपोर्ट क्या है, तो रिपोर्ट की अगर बात करें तो किसी घटना की तथ्यात्मक जानकारी को रिपोर्ट कहते हैं। अब बोलेंगे सर मनोरंजनात्मक प्रस्तुतिकरण, क्या इसको रिपोर्ट बोलेंगे? कभी भी समाचार पत्र में मजा ले लेकर के कोई बात नहीं लिखा जाता है, तो मजा लेने का बात हो नहीं सकता, मनोरंजन तो हो नहीं सकता। ये घटना की तथ्यात्मक जानकारी होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। और काल्पनिक कारण भी नहीं डाल सकते, जो ओरिजिनल रीजन है वही डालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आ रहा है क्वेश्चन, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो अच्छा बताओ, आलेख लेखन जो लिखेंगे, कोई भी चीज का आलेख अगर तैयार किया जा रहा है, सरल होना चाहिए, सबको समझ में आ जाए, सुगम होना चाहिए, उसके अलावा प्रभावी होना चाहिए, जो दूसरे के मन पर एक उचित प्रभाव डाले। तो यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आलेख लेखन का तत्व नहीं है। आलेख लेखन का तत्व नहीं है, गंभीरता, बौद्धिकता, बहुआयामी या मनोरंजकता। तो अच्छा एक बात बताओ, आलेख लेखन में पेपर में मनोरंजन की बात की जाती है क्या, समाचार लिखते टाइम? नहीं, तो ये वाला तत्व उसका नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नेगेटिव में पूछा है। अगर पूछ देता तत्व है तब तीनों हो जाता, गंभीरता, बौद्धिकता और बहुआयामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आलेख एक विधा है, इसकी आलेख विधा है गद्य लेखन की। गद्य मतलब क्या होता है, कहानी लिखना। आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो आलेख के लिए अंग्रेजी के आर्टिकल शब्द का प्रयोग होता है। आलेख मतलब आर्टिकल। देखिए एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पुस्तक समीक्षा का महत्व बताएं। तो साहित्य में पुस्तक समीक्षा की अहम भूमिका होती है। समीक्षा क्या करता है, पाठक और पुस्तक को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। आप लोग देखिएगा, कोई भी किताब जब हम लोग खरीदते हैं ना, तो किताब के पीछे में कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है जिसको समीक्षा बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये बताता है कि भाई ये पाठक को और मतलब जो पढ़ने वाला है और जो लेखक है उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। पाठक के सामने बराबर ये समस्या रहती है कि वह कौन सी किताब पढ़े, इसलिए इस सवाल का समाधान कौन कर देती है, पुस्तक समीक्षा, कि पूरा पुस्तक का अंत में दे दिया है कि भैया ये चीज इसमें बताया गया है। इसके अलावा पाठक वर्ग का एक हिस्सा भी होता है जो पूरी किताब पढ़ना नहीं चाहता। वह क्या चाहता है, वह चाहता है कि समीक्षा पढ़ ले, बात पता चल जाए कि क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है। इस प्रकार एक बार में पुस्तक को ढेर सारे पाठकों तक पहुंचा देता है। जैसे कि मान लेते हैं अभी हमको आप लोग को बताना है, कोई किताब सजेस्ट करना है कि ये किताब खरीद लीजिए, झारखंड पुलिस में आपका काफी कारगर होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब झारखंड पुलिस हमको तो निकालना नहीं है, क्या करें, सारा किताब बैठ के पढ़े, हम नहीं पढ़ेंगे उतना किताब, तो हम क्या करेंगे, देखो समीक्षा देख लिए कि भाई
किताब का सार हम अंतिम में देख लिए कि क्या क्या दिया, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, कौन राइटर का है, देख लिए, बता दिया कि अरे ये किताब अच्छा है, तो उसी को क्या बोलेगा, समीक्षा बोला जाएगा। जैसे कि अभी आपका झारखंड पुलिस में आपका एगो 10th का पूरा हिंदी को डाल दिया गया है। अब 10th का हिंदी को डाल दिया गया, बहुत कोई क्या कर रहे हैं, उसके लिए किताब खरीद रहे हैं, बहुत सारा कोर्स खरीद रहे हैं। उससे अच्छा क्या है जानते हो, 10th का एनसीईआरटी का बुक पढ़ लो, काफी है। उसके बाद तैयारी करने के लिए सर ऑब्जेक्टिव सेट कहाँ से मारे, सेट मारने के लिए सबसे अच्छा है 10th का क्वेश्चन बैंक खोल लो, झारखंड बोर्ड जो जारी किया है, आराम से उसमें सारा मिल जाएगा, कोई की चीज नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव का चर्चा हो गया। तो ये समीक्षा आपको किसी से लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके काफी फायदे भी है, पुस्तक की जानकारी भी मिल जाता है, वह नए लेखक और रुझान से परिचित हो जाता है, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, इन सब चीजों से यह परिचित है। और पुस्तकों की इस व्यापक संसार में पाठकों के लिए सही पुस्तक का चुनाव करना भी क्या है, मुश्किल होता है, इसलिए समीक्षा को पढ़ना जरूरी होता है। ध्यान रखना, समीक्षा कोई लड़की के नाम में है, इन्हें सोच लेना कोई। और इसकी मदद से पाठक क्या करता है, किसी लेखक या कृति के बारे में अपनी समझ विकसित करता है और अपनी राय बना लेता है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, साहित्यिक समालोचना क्या कहलाती है, साहित्य की समालोचना करना, समालोचना मतलब उसका, आलोचना मतलब होता है बुराई करना, एक टाइप का है, लेकिन आलोचना और बुराई में थोड़ा अंतर है। आलोचना में क्या होता है, बुराई के साथ साथ उसके चीजों के बारे में बताया जाता है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं अगर बोलूं आपके दांत बहुत पीले हैं, बड़ा बुरा बात है, और मैं अगर इस लाइन को ऐसे बोलूं, अरे यार तुम्हारा दांत थोड़ा पीला पड़ रहा है, तुम एक काम करो ना, तुम डाबर रेड पेस्ट को यूज करो सुबह शाम दोनों टाइम में, तुम्हारा दांत पीला पड़ना कम हो जाएगा। तो ये हो गई आलोचना हो गई, मैं समाधान भी बता रहा हूँ ना, तो आलोचना हो गया। तो यहाँ पर समालोचना बोल रहा है, तो समालोचना किसमें बता देगा, समीक्षा में, कि पुस्तक में क्या क्या बातें दी गई है, तो पुस्तक समीक्षा हो जाएगा इसका आंसर। पुस्तक समीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो बुक रिव्यू, क्या बोलते हैं, बुक रिव्यू। आप लोग जब कोई फ्लिपकार्ट अमेजन से सामान मंगाते हैं, तो वहां पर एक रहता भी है फीडबैक देने का या रिव्यू देने का, कि भाई तुम अपना रिव्यू दो, रेटिंग दो कि कितना ये सामान तुमको पसंद आया, तो उसी को बोल सकते हैं बुक रिव्यू। अगला है, पुस्तक समीक्षा करने वाला क्या कहलाता है, लेखक, पत्रकार, समीक्षक या संवाददाता। तो समीक्षा कर रहा है समीक्षक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फीचर लेखन से आप क्या समझते हैं, फीचर, फीचर मतलब विशेषता भी होता है आपका। फीचर लेखन हिंदी पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विधा है। समाचार पत्र की भांति फीचर भी मानव जीवन को प्रभावित करने वाली गतिविधि है। फीचर मनोरंजक ढंग से लिखा नवीन लेख है, जो स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ है। फीचर क्या है, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पाठकों को सूचना देना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना भी होता है। फीचर पाठक की चेतना को ही नहीं जगाता, बल्कि उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को जागृत भी करता है। इसमें लेखक पाठक को अपने अनुभव से समाज का परिचय कराता है, ठीक है। यह सूचनाओं को संप्रेषित करने का साहित्यिक रूप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीचर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर लेखन, याद कर लीजिएगा इसको। अगला है फीचर लेखन की शैली, ये कम इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। फिर देखिए ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक अच्छे फीचर की विशेषता क्या क्या है। तो अच्छा फीचर क्या होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए और ज्ञानवर्धक भी होना चाहिए, भावात्मक भी होना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए और तर्कसंगत होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, फीचर। ज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो, मानवीय रुचि पर आधारित हो, तर्कसंगत हो, उसी को फीचर कहते हैं। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहते हैं, तो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहा जाता है, तो फीचर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फीचर, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से फीचर का क्या उद्देश्य होता है। फीचर मतलब क्या हो गया, पाठकों को सूचना देता है, ये सही बात है। पाठकों को शिक्षित भी करता है, ये भी सही है। पाठकों को मनोरंजन करता है, हाँ फीचर में मनोरंजन की बात आती है, ध्यान रखिएगा। तो उपयुक्त सभी। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, फीचर लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या असत्य है, फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित तथ्यात्मक विवरण का विश्लेषण होता है। हाँ भाई हो सकता है। दूसरा है आपका, फीचर में लेखक के पास अपना दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। बिल्कुल, लेखक अपने अनुसार डाल सकता है, मनोरंजन बनाना है उसको तो डाल सकता है। फीचर आत्मनिष्ठ लेखन है, नहीं भाई, आत्मनिष्ठ लेखन नहीं है। फीचर में आपको लोग का भी ध्यान रखना पड़ेगा,
ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर नेगेटिव में पूछा है, सत्य कथन पूछा था। अब फीचर को अखबार की आवाज माना जाता है, बिल्कुल सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन, फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है या जरूरी है? तो 1 और 2 दोनों। फीचर मनोरंजन के साथ सूचनात्मक हो, बिल्कुल सही है भाई। और विषय से जुड़े पात्रों की मौजूदगी होना भी जरूरी है। तो 1 और 2 दोनों। फीचर लेखन का प्रथम चरण क्या है? शीर्षक। जब भी फीचर लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले शीर्षक डालना पड़ेगा आपको। अगला है आपका फीचर शब्द का अर्थ क्या है? चित्र है, रेखा चित्र है, रूपरेखा है या संस्मरण है? तो अगर हम बात करें फीचर का अर्थ होता है रूपरेखा। फीचर का अर्थ क्या होता है? रूपरेखा। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो यह मनोरंजक होता है। फीचर में जो भी चीज होगा वह किस रूप में होगा? मनोरंजक रूप में होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर जो है विषय प्रधान मानी जाती है। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? विषय प्रधान। ऑप्शन नंबर 1। फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो फीचर लेखन के लिए कल्पना शक्ति चाहिए। मनोरंजक बनाना है तो कल्पना डालना पड़ेगा। दूसरा क्या बोले? अनुभूति करना पड़ेगा। तीसरा अवलोकन करना होगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का तत्व है? तो कल्पना। फीचर लेखन का तत्व क्या है? कल्पना। हम लोग कल्पना करके लिखते हैं, ध्यान रखिएगा।